नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। कल ऑपरेशन रावण में IBN 7 ने आपको दिखाया जो देश की राजनीति का एक बदनाम चेहरा है, जो एक जमाने में उत्तर प्रदेश का रसूखदार मंत्री था, जो मधुमिता शुक्ला हत्याकांड का दोषी है और जिसे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अमरमणि त्रिपाठी की असलियत हमने आपके सामने लाई। हमने आपको दिखाया कि कैसे अमरमणि त्रिपाठी जेल में सजा भुगतने के बजाय गोरखपुर के बाबा राघवदास अस्पताल में मौज उड़ा रहा है, कैसे अमरमणि जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, कैसे अमरमणि की सुरक्षा पुलिस के जवान नहीं बल्कि उसके निजी बॉडीगार्ड करते हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय खुद अमरमणि की इस लंका में दाखिल हुए और अपने कैमरे में कैद किया अमरमणि और उसके गुनाहों की इस लंका को। अमरमणि को खुफिया कैमरे में कैद करना आसान नहीं था। उसे जरा भी भनक लगती तो वो किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि हत्या, अपहरण, लूट ऐसे तमाम जुर्म उसके लिए कोई नई बात नहीं है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमारे रिपोर्टर खुद इंद्रजीत राय अस्पताल में भर्ती हुए, जिसके बाद अस्पताल में कुछ कैमरे फिट किए गए और अमरमणि की लंका की पड़ताल शुरू की गई। अस्पताल के बदहाली के भीतर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये अस्पताल की दहलीज के अंदर जब आप जाएंगे तो पुलिस वही करती है जो अमरमणि चाहता है। पुलिस के किसी अधिकारी को अमरमणि के आसपास जाने की इजाजत तक नहीं है। निगरानी की औपचारिकता निभाने के लिए पुलिस के जवान दिन भर कमरा नंबर 7 में आराम फरमाते हैं और शाम होते ही उन्हें घर जाने का हुक्म सुना दिया जाता है। हमने पुलिस इंस्पेक्टर का भेस रखा और सुरक्षा की समीक्षा का बहाना बनाकर अमरमणि से मिलने पहुंचे। मुलाकात से पहले उसके आदमियों ने हमारी पूरी पड़ताल की और फिर हमारी तलाशी ली गई। अस्पताल के वार्ड की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 8 पिछले 2 साल से अमरमणि के नाम पर अलॉट है, लेकिन अमरमणि इस कमरे में नहीं रहते, क्योंकि इस कमरे में अमरमणि ने अपना दफ्तर बनाया हुआ है। अमरमणि त्रिपाठी और उसकी सजायाफ्ता पत्नी मधुमणि दोनों एक साथ कमरा नंबर 16 में रहते हैं। कागज पर यह कमरा अमरमणि की पत्नी मधुमणि के नाम पर अलॉट किया गया है। अमरमणि हमारे रिपोर्टर इंद्रजीत को पुलिस का अधिकारी समझ रहा था, इसलिए उसने इंद्रजीत से करीब 40 मिनट तक बातचीत की। उसने बातों बातों में हमारे रिपोर्टर को भी मलाईदार पोस्टिंग का लालच दिया। अमरमणि ने बातों बातों में अपने बेटे अमनमणि के बारे में भी खुलकर बोला। उसने हमारे रिपोर्टर इंद्रजीत को बताया कि जल्द ही वो अपने बेटे को जेल से आजाद करा देगा। अमरमणि कैमरे पर यह दावा भी करता रहा कि गुंडागर्दी और अपराधों की कई काली कहानियां लिखने के बाद भी इलाके में उसका दबदबा आज भी कायम है। जेल के अंदर ही अमरमणि रोज जनता दरबार लगाता है। दर्जनों लोग रोज अपनी फरियाद लेकर अमरमणि के दरबार में पहुंचते हैं और जेल से ही अमरमणि उन्हें काम पूरा होने का भरोसा भी देता है। डिप्रेशन और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी आम बीमारी के इलाज के बहाने अमरमणि और उसकी पत्नी पिछले 2.5 साल से इस अस्पताल में अपना इलाज करा रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें यहाँ पे इलाज नहीं मिला है। कैद में होने के बावजूद अमरमणि का जलवा देखकर कुछ पल के लिए हमें ये यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये सच है कि जितनी आज़ादी आपको अपने घर में नहीं, उससे कहीं ज्यादा आज़ादी अमरमणि को कैद में है। IBN 7 ने जब जेल में अमरमणि के इस आज़ादी के बारे में जेल मंत्री बलराम यादव से बात करनी चाहिए तो बोला गया कि वो पंचायत चुनाव में बिजी हैं। गोरखपुर के SSP लव कुमार से बात करनी चाहिए तो फिर उनके PS ने हमें बताया कि साहब फंक्शन में हैं, बात नहीं कर पाएंगे और SP असीम ने कहा कि सरकार से बात करें। इसके बाद में हमने जब यूपी के DGP जगमोहन यादव से बात करने की कोशिश की तो उनके PA ने कहा कि साहब दिन भर इलेक्शन के कार्यक्रम में थे, अभी सो रहे हैं। ऑपरेशन रावण दिखाने के तुरंत बाद से सोशल साइट ट्विटर पर इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। साइट पर पूरे देश में हमारा हैशटैग ऑपरेशन रावण नंबर 1 से 3 पर ट्रेंड कर रहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि PM कहते हैं उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है, लेकिन वो ये बताएं कि जनता पेट्रोल पिएगी या दाल, जिसके दाम आसमान छू रहे हैं। LJP सांसद चिराग पासवान ने IBN 7 से बातचीत में लालू यादव और नीतीश कुमार के बयानों पर निशाना साधा और कहा कि लालू बीफ या आरक्षण को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि प्रदेश में खुद इतनी समस्याएं हैं। उन्होंने लालू के बीफ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गौ हत्या के मामले में बहुसंख्यक की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। चिराग पासवान ने लालू पर हमला करते हुए कहा कि लालू जी अपने ही पुत्रों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए तो प्रदेश के बच्चों का क्या हाल होगा। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को छोड़कर DNA को मुद्दा बना लिया है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तब ये लोग ऐसे मुद्दे बना लेते हैं। बीफ पर दिए विवादित बयान को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बिहार के अररिया कोर्ट में ये मामला दर्ज कराया गया है। लालू यादव ने कहा था कि हिंदू भी बीफ खाते हैं, मांस खाने वाले को इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो गाय का है या बकरे का। हालांकि इसके बाद वो अपने बयान से पलटे। आरजेडी सुप्रीमो ने कल फिर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को नरभक्षी बोल डाला।
अमित शाह को नरभक्षी कहने के आरोप में लालू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पटना के सचिवालय पुलिस स्टेशन में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी लालू यादव पर सीधा हमला करते हुए लालू यादव को कंस का वंशज बता डाला। साथ ही केंद्र सरकार से पूरे देश में गौहत्या पर रोक लगाने की मांग की। बीफ पर बवाल के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर ट्वीट कर हमला किया। नीतीश ने कहा कि बिहार में बिना नेता, नीति और नीयत के बीजेपी घबराई हुई है। उन्होंने आगे लिखा है कि अपनी हार को बचाने के लिए बीजेपी माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रही है और छिपाने के लिए मोदी के भाषण का सहारा ले रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में बड़ा कौन है, इस पर विवाद बढ़ने के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सफाई दी। बिहार के बेगूसराय में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया। 30 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने लालू को चारा चोर कहा था। युवा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद सलाउद्दीन ने टिकट न मिलने से नाराज होकर सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ दी। उन्होंने नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू ने अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने महुआ विधानसभा सीट से अपने पागल बेटे को टिकट दिया है। जीतनराम मांझी और मनोज तिवारी ने मुंगेर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश और लालू पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश ने मुलायम को मोहरा बनाने का काम किया है। छपरा के बनियापुर विधानसभा सीट से हत्या के मामले में जेल में बंद आरजेडी के प्रत्याशी केदारनाथ सिंह ने कल जेल से आकर नामांकन पत्र दाखिल किया और कहा कि उनके कामों को देखकर जनता उनको भी जिताएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ईवीएम मशीन में हरी मिर्च से लेकर जूते चप्पल तक दिखेंगे। 5 दर्जन पार्टियों को चुनाव आयोग ने इस बार दिलचस्प चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। बिहार चुनाव पर सट्टा बाजार में भाव भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सटोरियों की पहली पसंद एनडीए बन गया है और उनके मुताबिक बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष बिहार में कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए 3 रैलियां करेंगे। राहुल बछवाड़ा, बरबीघा और चिन्नारी में लोगों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे आज 4 कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। दोनों सरियारंजन, परवत्ता, सूर्यगढ़ा और शेखपुरा में कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। मोदी बखरी, मोदीनगर, मुंगेर और लखीसराय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार के चुनावी दंगल में आज हेमा मालिनी भी बिगुल फूंकती नजर आएंगी। हेमा उजियारपुर, बिहपुर और गोपालपुर और सिकंदरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। कुशवाहा बांका, अमरपुर, धौरया, पीरपैंती और जमालपुर और लखीसराय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिसाहड़ा गांव में हुए हंगामे के बाद नेताओं के भड़काऊ भाषण देने पर पुलिस ने मामला दर्ज करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा, बीजेपी विधायक संगीत सोम और बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन की शिकायत दर्ज की गई है। यूपी प्रशासन दादरी जाने वाले नेताओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रही है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने दादरी कांड में मारे गए अखलाक पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अखलाक पाकिस्तान गया था और उसके बाद उसका व्यवहार संदिग्ध हो गया था, लेकिन अखलाक के बेटे सरताज, जो कि एयरफोर्स में काम करते हैं, उन्होंने इस तरह की सियासत की निंदा की है और साथ ही कहा कि उनके पिता उनके जन्म के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गए। आजम खान के यूएन जाने वाले बयान पर एमआईएम नेता ओवैसी ने भी आपत्ति जताई है। ओवैसी का कहना है कि देश के भीतर के मसले को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना गलत है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान पर तीखा हमला बोला और आजम के रिश्ते पाकिस्तान से बताए। बीजेपी के हमलों पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा कि दादरी कांड संघ के इशारे पर हुआ है। अगर संघ और सरकार में हिम्मत है तो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। इस बीच संघ ने दादरी घटना की न्यायिक जांच की मांग की है और कहा है कि जो दोषी निकले उसे सजा मिलनी चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ के बाद अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी दादरी कांड की निंदा की है और ऐसी घटनाओं को देश की छवि बिगाड़ने वाला बताया। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान जेटली ने कहा कि भारत एक परिपक्व समाज है, हमें इस तरह की घटनाओं से ऊपर उठने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे काम और बयान से बचें ताकि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना हो, इससे देश की बदनामी होती है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो और उनकी पार्टी गोमांस पर प्रतिबंध का समर्थन करती है। साथ ही आरोप लगाया कि गोमांस पर बिहार चुनाव के चलते सियासत हो रही है। दिग्विजय ने पीएम मोदी पर भी सवाल उठाए और पूछा कि आखिर पीएम मोदी ने दादरी कांड पर चुप्पी क्यों साधी रखी है। बीजेपी नेता संगीत सोम का कहना है कि यूपी पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही। अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करती तो उन्हें बिसाहड़ा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी सरकार ने दादरी कांड की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। खास बात यह है कि इसमें घटना का ब्यौरा तो दिया गया है, लेकिन हत्या की वजह नहीं बताई गई है।
रिपोर्ट में भी गौमांस का जिक्र नहीं है। इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित पशु काटे जाने की अफवाह के चलते ये घटना हुई। रिपोर्ट में लिखा गया है कि मामले पर पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कौन कौन से नेता अखलाक के परिवार से मिले हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि बीफ की आड़ में गोवध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौमांस का अवैध निर्यात रोकने के लिए बंदरगाहों पर टेस्ट लैब बनाई जाएंगी। दादरी कांड से नाराज पंडित नेहरू की भांजी और जानी मानी साहित्यकार नयनतारा सहगल ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। नयनतारा ने केंद्र सरकार पर देश की सांस्कृतिक विविधता से खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि देश में हिटलर शासन चल रहा है और इससे देश की छवि खराब हो रही है। दिल्ली के विधायकों का वेतन जल्द ही 4 गुना से अधिक बढ़ने वाला है। विधायक का वेतन बढ़ाए जाने की मांग पर गठित कमेटी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी। दिल्ली में विधायकों का वर्तमान वेतन 88,000 है, जो सिफारिश मंजूर करने पर बढ़कर 2,10,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा। केजरीवाल सरकार के फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस ने चुटकी ली है और कहा है कि ये आम आदमी की नहीं, खास आदमी की सरकार है। मंगलवार को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी से जेल अधिकारियों ने पूछताछ की। इंद्राणी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ में इंद्राणी ने खुदकुशी की कोशिश से साफ इनकार किया और कहा कि 13 साल की उम्र में भी एक बार ऐसे ही उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। उसने कहा कि बेहोश होने से पहले वो भगवत गीता पढ़ रही थी और उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में राधेमा की अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला आ सकता है। मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में राधेमा पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया है। कांदिवली पुलिस इस सिलसिले में राधेमा से पूछताछ भी कर चुकी है। इसी के बाद गिरफ्तारी के डर से राधेमा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। 2 दौर की बेनतीजा बातचीत के बाद आज फिर एफटीआई के छात्रों और आईबी मंत्रालय के अधिकारियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी। ये बैठक सुबह 11 बजे पेडर रोड स्थित फिल्म डिवीजन के दफ्तर में होगी। घरेलू हिंसा के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की जमानत पर आज फैसला आएगा। आज द्वारका कोर्ट सोमनाथ की जमानत पर फैसला सुनाएगी। भारती को सुप्रीम कोर्ट से झटका देते हुए उसकी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और उन्हें निचली अदालत में अपील करने के लिए कहा गया था। मंगलवार को नैस्कॉम के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा है कि देश में निवेश के लिए सरकार ने बेहतर माहौल बनाया है। पीएम ने मेक इन इंडिया का नारा भी लगवाया। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने यहां पर बेंगलुरु को बताया है कि एशिया का सिलिकॉन वैली बॉश ने किया है 650 करोड़ के निवेश का ऐलान। बनारस में मूर्ति विसर्जन रोकने के बाद हुए बवाल के मामले में पुलिस ने कांग्रेस के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया। कांग्रेस विधायक अजय राय, लितेश त्रिपाठी और कांग्रेस नेता राजेश पति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया और 4 दर्जन लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग करते हुए हंगामा किया। हंगामे से नाराज स्पीकर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सदस्यों को सस्पेंड किया। स्पीकर के फैसले से नाराज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सदन के बाकी बचे सत्र का बहिष्कार करने का ऐलान किया। गुजरात एटीएस के एक सनसनीखेज खुलासे ने देश की खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया। एटीएस ने खुलासा किया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ड्रग्स के चलते यहां पे करियर बनाते हैं। दरअसल नार्को टेररिज्म के सबसे बड़े आका की गिरफ्तारी ने इस राज से पर्दा उठाया है। नार्को टेररिज्म के आका गुल की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने यह खुलासा किया। गुल ने हिजबुल मुजाहिदीन से करीबी रिश्ते बताए गए। इलाहाबाद के नैनी की सब्जी मंडी में तेज धमाके के साथ एक 3 मंजिला मकान में विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भीषण था कि मकान के परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट के साथ ही मकान ढहने से 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आसपास के लोगों ने मकान के मलबे में भी लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की है। पुणे के भगवान मंदिर में एक अपाहिज बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की गई। बुजुर्ग का गुनाह इतना था कि उन्होंने मंदिर में जाते वक्त अपनी चप्पल मंदिर की सीढ़ियों पर रख दी थी। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की है। आईसीआईसीआई बैंक ने ब्याज दर में 35 बेसिस पॉइंट की कमी की है, जिसके बाद अब नई ब्याज दर घटकर 9.35% हो गई है। ये फैसला कल से लागू भी हो गया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भारत और पाकिस्तान बॉर्डर की तस्वीर फेसबुक पर शेयर की। अंतरिक्ष यात्री ने रात में कुछ दिन पहले स्पेस स्टेशन से ये तस्वीरें ली। तस्वीरों में भारत का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा चमकता हुआ नजर आ रहा है और अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों ने इस तस्वीर को लाइक भी किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर की अदालत से 2 मामलों में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद एक इंस्पेक्टर थानेदार बना बैठा है। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से मामले की शिकायत कर इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी की मांग की है।
एक तरफ बोनस पर बात करने के लिए आज दिल्ली में मजदूर यूनियन और कोयला मंत्रालय की अहम बैठक है, तो दूसरी तरफ धनबाद में ट्रेड यूनियनों ने प्रत्येक कर्मचारी के लिए 1 लाख रुपया बोनस भी मांगा है। यूपी के गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में इंसेफेलाइटिस से अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही इंसेफेलाइटिस से 4 बच्चों की मौत हुई है और 22 नए मामले दर्ज हुए हैं। यूपी के गाजीपुर में रंगदारी देने से इनकार करने पर बदमाशों ने एक दुकानदार को सरेआम गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया। यूपी के इलाहाबाद के रामबाग में बने प्राचीन हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मंगलवार की शाम भीड़ भड़ाके के बीच यहां पर धमकी भरा पत्र मंदिर में बने शिवलिंग के पास रखा मिला। यूपी के हाथरस में आज फिर एक पुलिस वाला शराब के नशे में धुत कैमरे में कैद हुआ। सिपाही नशे में धुत होकर हंगामा करता नजर आया। यूपी के मैनपुरी में पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही महिला के पति की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने महिला के पति का शव गंगा से 4 किलोमीटर दूर डाल दिया। आगरा में नेशनल हाईवे 2 पर चलती कार में अचानक आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। घटना के समय कार में 5 लोग सवार थे, जिन्होंने बड़ी ही मुश्किल से कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। यूपी के कानपुर में एक लड़की ने पुलिस पर चौकी के अंदर बलात्कार का आरोप लगाया। लड़की का आरोप है कि रविवार रात मामूली बाइक एक्सीडेंट के मामले में पुलिस उसको थाने ले गई और वहां एक सिपाही ने उसके साथ रेप किया। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर अमृतसर जयनगर शहीद एक्सप्रेस के माल डिब्बे में माल रखते समय अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे रेलवे के उच्च अधिकारियों ने आग वाले डिब्बे को ट्रेन से अलग कर दिया।